हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 9 ऑफ चैप्टर 10 जिसमें हम टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यूज एंड करेक्ट इनकरेक्ट। वैसे तो करेक्ट इनकरेक्ट अब न्यू कोर्स में आने के चांसेस नहीं है क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर में नहीं आए हैं, बट फिर भी हम समझ लेते हैं इनसे कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा और कई बार एमसीक्यूज में जो करेक्ट इनकरेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हेल्प हो सकती है। राइट, इसके पहले ऑलरेडी मैंने पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है, इवन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन और केस स्टडी भी कवर अप कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे या फिर पूरा ही अगर मॉड्यूल में से चैप्टर पढ़ा है तभी आपको ये टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। राइट, तो चलिए समझते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन। ये दिए हुए हैं पेज नंबर 10.53 पर। सबसे पहले एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट अर्न्ड इन पीएनएल अकाउंट ऑफ अ बैंक। नीचे में से कौन सा इंटरेस्ट अर्न्ड के साथ दिखाया जाएगा? डिस्काउंट ऑन बिल्स, लोन प्रोसेसिंग फीस, कमीशन ऑन बिल्स फॉर कलेक्शन एंड क्रेडिट कार्ड फीस। यहाँ पर आएगा डिस्काउंट ऑन बिल्स। डिस्काउंट ऑन बिल्स है वो भी इंटरेस्ट इनकम के साथ दिखाया जाता है, बाकी सारी चीजें वो अदर इनकम में कंसिडर की जाती है। राइट, सेकंड क्वेश्चन, while auditing advances of a bank as a statutory auditor, which of the following is not a likely concern of auditor? जब भी आप ऑडिट कर रहे हैं एडवांसेस का एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो आपके लिए कौन सा कंसर्न नहीं है, लाइकली कंसर्न नहीं है? अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडवांसेस, एडवांसेस का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अप्रोप्रिएट हो या ना हो, वो हमारा कंसर्न है या नहीं? एंश्योरिंग बजटेड टारगेट ऑफ एडवांसेस गिवन बाय बैंक मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट ने जो टारगेट्स दिए थे कि इतने एडवांसेस तो होने ही चाहिए, तो वो जो बजटेड टारगेट्स है वो अचीव हुआ या नहीं, उनको इंश्योर करना। कंप्लायंस ऑफ सैंक्शन टर्म्स एंड कंडीशंस, जो सैंक्शन टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका फुलफिलमेंट हुआ है या नहीं, उनका कंप्लायंस चेक करना। ऑपरेशंस इन एडवांस अकाउंट्स, और एडवांस अकाउंट्स में ऑपरेशंस मतलब कि ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या नहीं वो देखना। यहाँ पर क्या आएगा आंसर? बी। वो बजट जो दिया है वो अचीव होता है या नहीं, उनसे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो हमारा पर्पस है कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग डिस्क्लोजर्स वो हुए हैं या नहीं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चेक करना जरूरी है क्योंकि उनसे अमाउंट, पीरियड, फिर ट्रांजैक्शंस, सॉरी टर्म्स कंडीशंस, वो सारी चीजें पता चलेगी। सेकंड, ये टर्म्स कंडीशंस है वो जो सैंक्शन किए उनका कंप्लायंस जरूरी है क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन पता चल सकता है। और ऑपरेशन इन एडवांस अकाउंट से भी क्लासिफिकेशन और वो मिलेंगे या नहीं, उनकी रियलाइजेबल है या हो सकता है या नहीं, कलेक्टिबिलिटी हमें पता चल सकती है। तो ये ए, सी और डी हम कंसिडर करेंगे, हमारे लिए कंसर्न है, बी हमारे लिए कंसर्न नहीं है। फिर थर्ड क्वेश्चन, एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवर ड्यू इफ। कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी है वो ओवर ड्यू है, वो कब कहलाई जाएगी? जब भी वो ड्यू डेट तक पे नहीं किया है, ड्यू डेट पर पे नहीं किया तो वो ओवर ड्यू हो जाएगा। सो इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। बैंक ने जो ड्यू डेट फिक्स की है तब पे नहीं किया गया तो उसे ओवर ड्यू माना जाएगा। तो ये आंसर ए आएगा। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एनपीए 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू है तब एनपीए कंसिडर किया जाएगा, बट ओवरड्यू के लिए तो सिर्फ ड्यू डेट पर पे नहीं किया वही ओवरड्यू माना जाएगा। राइट, फोर्थ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक के ब्रांच ऑडिटर के बारे में जो अपॉइंटमेंट के बारे में सबसे सही क्या है? द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय बैंक एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट करते हैं बट प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द बैंक एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, आरबीआई की अप्रूवल जरूरी है। अपॉइंटमेंट इज मेड बाय बैंक एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आईसीआई। आईसीआई की अप्रूवल जरूरी है। या फिर अपॉइंटमेंट इज मेड बाय शेयर होल्डर्स इन एजीएम। एजीएम, शेयर होल्डर्स इन एजीएम है वो बैंकिंग कंपनी के केस में जरूरी है। नेशनलाइज्ड बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और आरबीआई की अप्रूवल जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं बट अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। राइट, तो आंसर बी आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकम फ्रॉम एनपीए इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। इनकम फ्रॉम एनपीए है वो अक्रूवल बेसिस पर होती है, ये गलत है। इनकम फ्रॉम एनपीए इज नेवर रिकॉग्नाइज्ड। एनपीए की इनकम कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं होती, ये भी गलत है। इनकम फ्रॉम एनपीए इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल रिकवरी। जब एक्चुअल रिकवरी होती है तभी वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये सही है। इनकम फ्रॉम एनपीए इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन सच एसेट्स आर अपग्रेडेड टू स्टैंडर्ड एसेट्स। जब वो एसेट स्टैंडर्ड एसेट कहलाई जाएगी तभी उसको उसकी इनकम है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये भी गलत है। आंसर आएगा सी, सिंपल। चलिए अब करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं।
RBI has been entrusted with the responsibility of regulating the activities of commercial banks only. RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है, बाकी किसी बैंक का नहीं. तो ये गलत स्टेटमेंट है. बाकी सारी बैंक्स के लिए भी, इवन एनबीएफसीज को भी रेगुलेट करना इसकी एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है. Incorrect. RBI has been entrusted with the responsibility of regulating the activities of commercial and other banks. All the banks and even NBFCs fall under the regulatory functions of RBI. Simple. काफी फालतू सेंटेंस था, ऑडिट से रिलेटेड नहीं था. इन जनरल RBI के बारे में नॉलेज हो तो भी ये हम कर सकते हैं आंसर. In the computerized environment, the auditor need not be familiar with latest applicable RBI guidelines. Computerized environment है बैंक में, तो उसमें हमें लेटेस्ट जो RBI के गाइडलाइंस है उनको जानना जरूरी नहीं है. ये भी गलत है. RBI की गाइडलाइंस है वो तो नेसेसरी होगी, उसके बिना हम ऑडिट अच्छे से नहीं कर पाएंगे. Incorrect. In the computerized environment, it is imperative that the auditor is familiar with and is satisfied that all the norms or parameters as per the latest applicable RBI guidelines are incorporated and built into the system that generates information or data having a bearing on the classification or provisions and income recognition. सारी ही चीजें हमें पता होनी चाहिए, स्पेसिफिकली जो असेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन और प्रोविजंस के क्राइटेरिया है वो, राइट. तो कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट होने से आरबीआई की गाइडलाइन का नॉलेज ना हो ऐसा नहीं चलेगा, वो तो जरूरी होगा ही. Third sentence, the auditor can assume that the system generated information is correct and relied upon. ऑडिटर ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें जो भी उनमें से जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है वो करेक्ट और रिलायबल है. ऐसा कभी नहीं हो सकता. हमें चेक करना होगा कि वो सिस्टम बराबर है या नहीं, तभी उसमें से जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं. इसका आंसर देखते हैं. Incorrect. The auditor should not go by the assumption that the system generated information is correct and can be relied upon without evidence that demonstrates the system driven information is based on validation of the required parameters for the time being in force and applicable. हमें देखना होगा, चेक करना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि वो सिस्टम है वो बराबर है, उसमें से जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट और एक्यूरेट मिलती है, तभी हम उसके ऊपर रिलाई करेंगे, राइट. फोर्थ सेंटेंस, collateral security refers to the security offered by the borrower for bank, finance or other, or the one against which credit has been extended by the bank. ये गलत है. प्राइमरी सिक्योरिटी होती है जिसके सामने लोन दी जाती है, राइट. कोलेटरल सिक्योरिटी तो एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी होती है. प्राइमरी सिक्योरिटी refers to the security offered by the borrower for bank, finance or the one against which credit has been extended by the bank. This security is principal security for an advance. Collateral security is in addition to the primary security. Simple. Fifth sentence जो है, registered mortgage is affected by mere delivery of title deeds or other documents of title with intent to create security thereof. जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है इसमें सिर्फ टाइटल डीड्स की डिलीवरी दी जाती है और कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है. इक्विटेबल मॉर्गेज होता है उसमें सिर्फ मेयर डिलीवरी होती है. रजिस्टर्ड मॉर्गेज में तो मॉर्गेज डीड वगैरह बनाया जाता है, राइट. इसका आंसर देखते हैं. रजिस्टर्ड मॉर्गेज कैन बी अफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द मॉर्गेज डीड साइंड बाय द मॉर्गेजर. इट रजिस्टर्स द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी एज अ सिक्योरिटी. मॉर्गेजी को सिक्योरिटी दी जाती है थ्रू रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड, राइट. In equitable mortgage, on the other hand, is affected by mere delivery of title deeds or other documents or documents of title with intent to create security thereof. Right? Simple. Sixth, any amount due to the bank under any credit facility is overdue if it is not paid within 90 days of becoming due. Overdue तब कहलाया जाएगा अगर वो नॉट पेड विद इन 90 डेज ऑफ बिकमिंग ड्यू. ड्यू डेट से 90 डेज के अंदर पे नहीं करेंगे तो उसे ओवरड्यू कहलाया जाएगा. ये गलत है. हमने एमसीक्यू में भी देखा ओवरड्यू तब होगा जब ड्यू डेट पर पे नहीं किया जाएगा. 90 डेज तक अगर पे नहीं किया गया तो वो तो एनपीए बन जाएगा. एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू. इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक. अगर वो ड्यू डेट पर पे नहीं किया गया तो वो ओवरड्यू होगा. एंड 90 डेज ऑफ बिकमिंग ओवरड्यू, यहाँ पर एनपीए होना चाहिए. एनपीए व्हेन 90 डेज ऑफ बिकमिंग ड्यू अगर पे करेंगे तो वो एनपीए क्लासिफाई किया जाएगा. सेंटेंस अधूरा है थोड़ा सा. सेवेंथ सेंटेंस, एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर. जब भी कोई भी अकाउंट है उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से ज्यादा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा. ये सही है. अगर एक्सेस अमाउंट है आउटस्टैंडिंग की एक्सेस देन
सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा। उसके अलावा भी दो सिचुएशन है कि 90 डेज में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, या फिर अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो इंटरेस्ट अमाउंट को रिकवर करे उतना नहीं है। Correct. An account should be treated as out of order if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanction limit or drawing power, or in case where outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit or drawing power, but there are no credit continuously for 90 days as on the date of balance sheet, or credits are there but are not enough to cover the interest debited during the same period. Simple. Then next sentence जो है, बैंक्स रिकॉग्नाइजेस इनकम ऑन एनपीए ऑन अक्रूवल बेसिस। ये भी हमने एमसीक्यू में देखा। बैंक है एनपीए के केस में जब रियलाइज होता है एक्चुअल में, तब उसको वो इनकम है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। इनकरेक्ट इनकम फ्रॉम एनपीए इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ड्यू टू इट्स अनसर्टेनिटी, बट इट इज बुक्ड एज इनकम ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, दैट इज ऑन एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस। सिंपल। देन नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक इज टू बी अपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये गलत है। नेशनलाइज्ड बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपॉइंट करते हैं और आरबीआई की अप्रूवल होती है। बैंकिंग कंपनी के केस में एजीएम में शेयर होल्डर्स है वो अपॉइंट करते हैं। इनकरेक्ट, ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इज टू बी अपॉइंटेड बाय द बैंक कंसर्न्ड एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूवल ऑफ द आरबीआई इज रिक्वायर्ड बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड। ये एमसीक्यू में भी ये सेंटेंस दिया हुआ था, राइट। देन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ऑफ ₹150 lakhs by auditor will be done within 3 days of the fraud coming to the knowledge of the auditor to the board of the audit committee, along with remedial actions taken in case of audit of ABA Bank Limited. ABA Bank Limited है, बैंक लिमिटेड है, मतलब कि वो बैंकिंग कंपनी है। तो उसके केस में अगर कोई भी फ्रॉड ऑडिटर को मिला है, मतलब यहाँ पर कितना फ्रॉड है 150 लाख, मतलब कि 1,50 लाख का मिला है, तो वो जब उनको फ्रॉड मिला उनके 3 दिन के अंदर बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बताना है विथ रेमेडियल एक्शंस टेकन। ये स्टेटमेंट गलत है। एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, अगर ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड मिलता है और उनकी अमाउंट मोर देन 1 करोड़ रुपीस है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी जो है उनको 2 दिन के अंदर बताएंगे, और उनके रिप्लाई आने के 45 डेज तक उनको टाइम मिलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी को कि वो उनके बारे में जान ले, समझ ले, और 45 डेज के बाद उनके पास से जब रिप्लाई आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो इन्फॉर्म किया जाता है, राइट। इसका आंसर देखते हैं। Incorrect, the auditor shall report the matter to the board or audit committee as the case may be immediately but not later than 2 days of his knowledge of the fraud, seeking their reply or observation within 45 days. The banking company is bound to disclose remedial actions taken in board's report. और बैंकिंग कंपनी को रेमेडियल स्टेप्स जो भी लिए गए हैं वो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना कंपलसरी होगा। एंड लास्ट सेंटेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट guaranteed advances were the guarantee is not invoked or repudiated would be classified as standard assets. जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो उसमें अगर गारंटी नॉट इन्वोक्ड और रेपुडिएटेड है तो उसमें हर बार स्टैंडर्ड एसेट्स में ही क्लासिफाई किया जाएगा, तो ये सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में एसेट क्लासिफिकेशन के लिए एनपीए कभी नहीं होगा। हाँ, इनकम रिकॉग्निशन है वो एनपीए के हिसाब से किया जाएगा। Correct, central government guaranteed advances where the guarantee is not invoked or repudiated would be classified as standard assets but regarded as NPA for income recognition purpose. Simple. बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो जो हमने समझ लिया है उसी के बारे में है, और कोई नया पॉइंट नहीं है। ये था हमारा पूरा टेस्ट और नॉलेज के बारे में। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये पूरा चैप्टर 10 बैंक ऑडिट ऑफ बैंक्स था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अब हम चैप्टर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।